Bismillahirrahmanirrahim. Today we learn about periodic table. Periodic table is one of the most important chapter of inorganic chemistry. आप इसको inorganic chemistry की बेस भी कह सकते हैं. बेटा आज के लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज periodic table. Periodic table है क्या, ग्रुप्स क्या हैं, पीरियड्स क्या हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं. इसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स. अब आप सोच रहे होंगे कि टॉपिक तो पीरियडिक टेबल का है लेकिन यहाँ पर पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स जा रही है. बेटा जब तक आपको हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स का पता नहीं होगा तब तक आपको पीरियडिक टेबल के बनने की वजह भी समझ नहीं आएगी कि आखिरकार पीरियडिक टेबल बनाई क्यों गई है. इसकी वजह आपको तब समझ आएगी जब आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे किसको, हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स को. इसके बाद हम बात कर रहे होंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियडिक टेबल. पीरियडिक टेबल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं पीरियडिक टेबल से. पीरियडिक टेबल, बेटा पीरियडिक जो है ये लफ्ज ओरिजिनेट हुआ है पीरियड्स. ये वो वाले पीरियड नहीं है जो आप स्कूल में पढ़ते हो दुआएं मांग रहे होते हैं कि जल्दी से छुट्टी हो जाए. इस पीरियड की मीनिंग होती है टाइम. जबकि टेबल जो है बेटा, टेबल आपको पता है बचपन में आपको जब कहा जाता था ना कि चार्ट बनाओ, इसी चार्ट को हम क्या बोलते हैं, टेबल कहते हैं. और ये चार्ट बनता कैसे है बेटा, जब आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा कर लेते हैं और कुछ वर्टिकल लाइंस भी ड्रा कर लेते हैं तो इस तरह से एक चार्ट तैयार हो जाता है. और इस चार्ट को हम नाम देते हैं किसका, टेबल का. इस चार्ट को नाम दिया जाता है किसका, टेबल का. बेटा अगर इस पीरियडिक के लफ्ज को मैं शॉर्टली समझाना चाहूं तो इस पीरियडिक की मीनिंग होगी रिपीटिशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर इन टर्न. मखसूस वक्फे के बाद, मखसूस टाइम के बाद एलिमेंट की खसूसियात में दोहराव, इस चीज को हम नाम देते हैं किसका, पीरियडिक का नाम देते हैं. तो चले बेसिकली हमारे पास पीरियडिक टेबल है क्या, इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे. पीरियडिक टेबल ये अरेंजमेंट है और किसकी अरेंजमेंट है, जाहिर सी बात है केमिस्ट्री के अंदर होते क्या है, एलिमेंट्स होते हैं तो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होगी ना. अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है. और इसकी बुनियाद क्या है बेटे, इसकी बुनियाद है एटॉमिक नंबर. ये मैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात कर रहा हूं, मैं लेख नहीं कर रहा. एटॉमिक नंबर. और हाईलाइट किस चीज को करती है, ये हाईलाइट करती है, अभी आपको बताया पीरियडिक, ये हाईलाइट करेगा किसको, हाईलाइट करेगा repetition in the properties of elements. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से. डेफिनेशन क्या है, द टेबुलर, अभी आपने देखा था कि टेबल ड्रा किया आपने. द टेबुलर अरेंजमेंट of different elements in ascending order of their atomic number. टेबुलर अरेंजमेंट है किसकी, डिफरेंट एलिमेंट्स की. बुनियाद क्या है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, बढ़ता हुआ एटॉमिक नंबर. और है किसके अंदर, इनटू रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स के अंदर. अब हाईलाइट किस चीज को करती है, बीच हाईलाइट्स the repetition
repetition in the properties of elements। चले आप देख रहे हैं टेबल मीन्स टेबलर अरेंजमेंट है, क्योंकि टेबल के अंदर हम इसको अरेंज करते हैं। आप डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे वाले इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स ही होते हैं। बुनियाद क्या होती है? असेंडिंग ऑर्डर। किसका असेंडिंग ऑर्डर होगा? मॉडर्न के लिए एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर हो गया। किसके अंदर होगी? इनटू रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स के। हाईलाइट किस चीज को करेगी? आखिर कलम बनाते क्यों हैं? जाहिर सी बात है एलिमेंट की खुसूसियात को स्टडी करना होता है, तो इसलिए तो पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। Which highlights the repetition in the properties of elements। एलिमेंट की खुसूसियात जो रिपीट होती हैं उनको ये हाईलाइट करती है। क्लियर हो गया? जिसको इस डेफिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो वो इससे आसान भी लिख सकता है। वो ये है टेबल है, तो पहले यहां से स्टार्ट कर दे। द टेबल in which different elements are arranged in the increasing या ascending भी लिख सकते हैं, increasing order of their एटॉमिक। बेटा अगर आपसे पूछा जाए मेंडलीव पीरियड टेबल का तो फिर एटॉमिक मास कहना है। अगर मॉडर्न का पूछा जाए तो फिर आपने कहना है एटॉमिक नंबर, जस्ट एटॉमिक नंबर कहना है मॉडर्न के लिए। द टेबल इन विच डिफरेंट एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड हाईलाइट द रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। और हाईलाइट करें, किसको हाईलाइट करें? रिपीटिशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, इसको हाईलाइट करें। इसको हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक टेबल कहेंगे। समझ आ गई इसकी? अगर हम बात करेंगे मेंडलीव पीरियड टेबल की, अगर हमारे पास आ जाए मेंडलीव पीरियड टेबल, इसको कुछ लोग मेंडलीव भी पढ़ते हैं, कुछ मेंडलीव भी लिखते होते हैं। मेंडलीव पीरियड टेबल, उसमें आपने ये कहना है डिमिट्री मेंडलीव अरेंज द नाउन एलिमेंट्स। लिखें जरा, डिमिट्री मेंडलीव अरेंज द नाउन एलिमेंट्स in the increasing order of their atomic mass. In this way, those elements having same properties, या those elements having similar properties come in the same column. डिमिट्री मेंडलीव ने उस वक्त मौजूद एलिमेंट्स को या डिस्कवर्ड जो हो चुके थे उन एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बिना पर इस तरह से अरेंज किया कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं वो एक ही कॉलम में आ गए। टू मेक अ टेबल, टेबल बनाने के लिए, नाउन एज मेंडलीव टेबल, उसको हमने नाम दिया मेंडलीव टेबल। ठीक हो गया जी? इसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप्स की, कि ग्रुप्स क्या है। बड़ी आसान सी चीजें हैं। वो जिस तरह एक क्लास के अंदर कुछ लोग पढ़ने वाले होते हैं जो आगे बैठते हैं और कहते हैं कि हमने पढ़ना है, टीचर जो है वो ज़्यादा पढ़ाएं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो लास्ट में बैठते हैं और सुकून के साथ मज़े ले रहे होते हैं और ये कहते हैं कि बस नीचे देखते रहें, टीचर को ना देखें। अगर टीचर को देख लिया तो हो सकता है कोई चीज़ पूछ ले, तो बस नीचे ही देखते रहते, सुकून करते रहते हैं। ये वो वाले ग्रुप नहीं है। यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे ग्रुप को, वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के लिए होंगे। ग्रुप्स बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम नाम देते हैं वर्टिकल लाइंस का, या वर्टिकल कॉलम्स भी आप कह सकते हैं। वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को हम नाम देते होते हैं किसका? ग्रुप्स का। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की जो वर्टिकल लाइंस होते हैं या पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स के जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को हम नाम देते हैं ग्रुप्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। और इनकी तादाद जो है 18 होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दी 18 वर्टिकल कॉलम्स
of different elements in the periodic table known as ग्रुप्स। इनको हम नाम देते हैं किसका? ग्रुप्स का। ये 18 होते हैं, ऐसे मुझे कॉलम्स होते हैं और इनके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी एग्जांपल्स की। तो बेटा मैं एक तो आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ, बाकी आपने कुछ समय लेने हैं। एग्जांपल में भी आपने जस्ट एक लिख सकते हैं आप लोग। ये पहला है हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम हो गया। तो ये फर्स्ट ग्रुप है बेटा, पहला ग्रुप है। इसी तरह दूसरा है हमारे पास बी मग। वैसे आपको ये ट्रिक्स भी बतानी है। ये फर्स्ट ग्रुप है और ये हमारे पास है सेकंड ग्रुप। तो ये हो गई इसकी एग्जांपल। देखिए ये वर्टिकल कॉलम्स में है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो अरेंज किए मैंने ये वर्टिकल कॉलम्स में है, तो इसलिए हम इनको नाम देंगे ग्रुप्स का। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की। इनको आखिरकार हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू अयोबिक सिस्टम, अकॉर्डिंग टू IUPAC, अयोपिक, द ग्रुप या ग्रुप्स represented by 1 2 3 4 option 18 with no designation of A and B। इसमें A और B का कोई चक्कर नहीं होगा अयोपिक के ऊपर। लेकिन नॉर्थ अमेरिका, अकॉर्डिंग टू नॉर्थ अमेरिका, इसके मुताबिक द ग्रुप्स रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमेरियल with designation of A and B। नॉर्थ अमेरिका जो है उसके मुताबिक हम ग्रुप्स को रोमन न्यूमेरियल वैल्यू के साथ A और B डेजिग्नेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद बेटे हम बात करेंगे पीरियड की, वो इससे भी आसान है। ये बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं तो शायद आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। पीरियड्स, देखो पीरियड्स ये क्या चीज होती है? पीरियड टेबल के अंदर सिर्फ वर्टिकल लाइंस तो नहीं थी, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी मौजूद थी। बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम नाम देते हैं किसका? पीरियड का। तो आप ये कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स की हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको पीरियड्स कहा जाता है, पीरियड्स कहा जाता है। और इनकी टोटल तादाद जो है वो हमारे पास होती है 7। देयर आर 7 पीरियड्स इन अ पीरियोडिक टेबल। तो चलिए इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। The horizontal rows of different elements, लिखते जाओ शाबाश, different elements, बल्कि यहां पर लिखें the seventh horizontal rows of different elements in the periodic table
known as periods. इनको हम क्या कहते हैं? periods कहते हैं। साथ उसकी कतारें जो है डिफरेंट एलिमेंट्स की पीरियाडिक टेबल के अंदर इनको नाम दिया जाता है periods का। अब हम बात करेंगे इनके एग्जांपल्स की। एग्जांपल क्या है इनका? देखो पहला पीरियड है हाइड्रोजन और हीलियम, शुरू होते ही खत्म हो जाता है, सिर्फ 2 एलिमेंट है बस। ये पहला पीरियड है। इसके बाद दूसरा पीरियड है। दूसरे पीरियड में हमारे पास क्या है? लिथियम है, इधर बेरिलियम है, बोरान है, बोरान के बाद कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और लास्ट में हमारे पास है नियॉन। बेटा ये हमारे पास है सेकंड पीरियड। अब देखें ये भी किस फॉर्म में है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में तो पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं एलिमेंट्स की वो क्या कहलाती हैं? पीरियड्स कहलाती हैं। और याद रखना कि कोई भी पीरियड है वो सिवाय इस फर्स्ट के, अगर आप यहां से बात करें तो ये स्टार्ट होता है किससे? अल्कली मेटल से, और एंड हो रहा है किस पे? नोबल गैसेस। हाइड्रोजन को हमने कंसीडर नहीं किया है ऊपर, यहां से नहीं है ये है। इसी तरह इसके नीचे वाला भी अल्कली मेटल से स्टार्ट होगा और नोबल गैसेस पे एंड होगा। ये इंशाल्लाह हम इस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की। आखिरकार इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, बड़ा आसान है भाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वैल्यू ऑफ n की वैल्यू से, एंड n may be equal to 1 2 3 4, ये आप 7 तक जाएगा। देखो इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 1 है। दूसरे के लिए क्या होगी? 2 होगी। इसी तरह तीसरे पीरियड के लिए क्या होगी? 3 होगी। तो इस तरह से आपने इनको समझना है। क्लियर हो गया? जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की हिस्ट्री को, जिसके बगैर पीरियोडिक टेबल को समझना, इनकी पीरियोडिक टेबल की जो बनाने की वजह है उसको समझना मुश्किल है। हिस्ट्री है, डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट मिलती है। 1800 इसमें कितने एलिमेंट्स थे? 25 टू 30। 1865, 1869, इसके बाद आप लिख सकते हैं 2019, ये हो गया। अब देखिए बेटा, ये मैं तकरीबन की बात कर रहा हूं। इसमें इस दौर में तकरीबन मैं कह सकता हूं कि 56 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके थे तकरीबन, और इसमें कितने हो गए थे? 69 हो गए थे तकरीबन, और अब कितने बेटा? 118। ये मैंने तकरीबन की बात की है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पीटीबी के मुताबिक, पंजाब टेक्स्ट बुक के मुताबिक। इन द एलियर्स सिर्फ 9 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हुए थे। कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, मरकरी हो गया, सिर्फ 9 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हुए थे पहले। इसके बाद एंड ऑफ 19th century 63 element discovered approximately. Present time कितने लिखे हुए हैं? 118 एलिमेंट। अब देखिए बेटा, अभी ये मैंने सारी वैल्यू जो है वो आपको अप्रोक्सीमेटली बताई हैं।
बात समझाने वाली ये है कि पहले तो एलिमेंट्स थोड़े थे, उनको चलो बंदा डिस्कस कर लेता है, उनकी प्रॉपर्टीज को भी समझ लेता है, लेकिन जब एलिमेंट की डिस्कवरी बढ़ती जा रही थी तो उन एलिमेंट्स की खसूसियात को समझना बहुत डिफिकल्ट था। तो इस डिफिकल्टी से बचने के लिए केमिस्ट ने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाना, यानी कि एलिमेंट्स के मुख्तलिफ ग्रुप बनाना स्टार्ट किए ताकि उनकी खसूसियात को एलिमेंट्स की खसूसियात को समझने में आसानी हुई, यानी कि इस डिफिकल्टी से वो अवॉइड होना चाहता था, क्योंकि हर एलिमेंट को अलग-अलग स्टडी करना ये तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम था। तो उन्होंने ये कोशिश की कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज में ममासलत पाई जाती है, जिनकी प्रॉपर्टीज में मैचिंग आती है, वो उनके अलग-अलग ग्रुप बना लें ताकि उनकी खसूसियात को समझने में भी आसानी पैदा हो जाए। और यही वजह बनी किसकी, पीरियोडिक टेबल के वजूद में आने की। क्या वजह बनी है? क्योंकि बहुत ज्यादा एलिमेंट्स कवर हो चुके थे और उन एलिमेंट्स को अलग-अलग स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट था। तो इस डिफिकल्टी से अवॉइड करने के लिए बहुत से केमिस्ट ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप में तकसीम करने में वो कामयाब भी हो गए और इस तरह पीरियोडिक टेबल जो है वो वजूद में आई। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, ही आप कह सकते हैं इसको। बेटा एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में बहुत से केमिस्ट ने किरदार अदा किया है, बहुत ज्यादा है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो आपके कोर्स के मुताबिक है। अगर मैं बात करूं आपके कोर्स के मुताबिक तो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो केमिस्ट लिखा हुआ है वो है अल राजी। इसके तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, अल राजी। जाहिर सी बात है क्या होगा, मुस्लिम साइंटिस्ट है। ही वाज ग्रेट मुस्लिम केमिस्ट। और इसने क्या किया, इसने अपने दौर में जो एलिमेंट, इसके दौर में मतलब जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, इसने उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। बड़ा आसान काम कर दिया। इसने देखा कि जिनमें से हीट जो है, इनके जो हीट के कनेक्टर हैं, जो हीट को कनेक्ट कर सकते हैं, उसको कह दिया मेटल, इनके ये मेटल के ग्रुप में आ गए। और जो हीट के नॉन कनेक्टर थे, इनके हीट को कनेक्ट नहीं कर सकते थे, उसको इसने डाल दिया नॉन मेटल। इसके बाद अब बेटा ग्रुप तो बेशक बन गए, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे, जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल के साथ मैच करती थी और नॉन मेटल के साथ भी मैच करती थी, यानी दोनों के साथ मैच करती थी, मेटल के साथ भी और नॉन मेटल के साथ भी, जो कि क्या कहलाता है, मेटलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है ना, जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ मैच करती हैं, इनको मेटलाइट्स कहते हैं। अब वो भी तो उस वक्त मालूम थे, जिसकी वजह से इसका ये ड्रॉबैक भी आप कह सकते हैं, ये ड्रॉबैक था, इसमें मेटल और नॉन मेटल के लिए तो जगह थी, क्लासिफाई किया, मेटलाइट्स को इसने नहीं छेड़ा। ठीक हो गया जी। इसके बाद सेकंड जो है वो है जे.डब्ल्यू. डोबराइन। क्या है जी? जे.डब्ल्यू. डोबराइन। जे.डब्ल्यू. डोबराइन इसने क्या किया बेटे, इसने ये देखा कि उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स मौजूद थे, जो एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर हो चुके थे, इसने फर्स्ट करो के ए बी सी डी ई एफ ये एलिमेंट फर्स्ट करेंगे, ये डिस्कवर थे। तो इसने ये देखा कि ए की खसूसियात मैच कर रही है बी के साथ और बी की खसूसियात मैच कर रही है सी के साथ। तो इसने क्या किया, ए बी सी इसका एक ग्रुप बना दिया, इनके इन तीन एलिमेंट्स का इसने ग्रुप बना दिया। और फिर इसने देखा कि डी की प्रॉपर्टीज जो है वो मैच कर रही है ई के साथ और इसकी एफ के साथ। तो इसने कहा भाई आसान काम कर देते हैं, डी ई एफ, ये दूसरा ग्रुप बना लिया। इस तरह इसने एलिमेंट्स के, इनके तीन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल ग्रुप्स बना लिए और इन ग्रुप्स को कहा जाता है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है तीन
ऐड का मतलब ये कि इसमें तीन एलिमेंट्स मुश्तमिल हैं, यानी कि तीन एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड अप हुए हैं, एक ही ग्रुप के अंदर तीन एलिमेंट्स जो हैं वो कंसिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ठीक हो गया। चलते हैं इसकी जो एग्जांपल्स हैं कुछ उनको भी करते हैं। बेटा ये वाले एग्जांपल्स आपने खुद करनी है कि इनका एटॉमिक वेट, इसमें एटॉमिक वेट आपने बी का फाइंड करना है, इसमें एटॉमिक वेट आपने ई का फाइंड करना है। अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ डालना है, लेकिन ये याद रखना कि वो ट्राइहेड्स को फॉलो करें। जिस तरह आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल करवाता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल लेता हूं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेटे आपको पता है कि बेरियम जो है इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 137 होता है। कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है। और स्ट्रोंशियम का होता है 88। समझते जाना, ये एक ग्रुप है या जिसको आप एक ट्राइहेड भी कहेंगे, क्योंकि तीन एलिमेंट्स से मुश्तमिल है ना। इसलिए अगर आपने एटॉमिक वेट फाइंड करना है किसका, स्ट्रोंशियम का, तो आपने क्या करना है, इन दो एलिमेंट्स यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और ये जो लास्ट यानी कि जो थर्ड एलिमेंट है, इसका आपने लेना है अरिथमेटिक मीन। क्या लेना है जी, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है पहला एलिमेंट इसका एटॉमिक वेट प्लस लास्ट एलिमेंट यानी कि तीसरा एलिमेंट इसका एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 2। या अरिथमेटिक मीन आप ये कह सकते हैं, अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस b बाई 2। अगर आप ये केस लेंगे तो आप यहां पर लिखेंगे एटॉमिक वेट ऑफ b। ये b का एटॉमिक वेट किसके बराबर होगा, एटॉमिक वेट ऑफ a प्लस एटॉमिक वेट ऑफ c डिवाइड बाय 2। यानी कि a प्लस b बाय 2 ये हमारे पास क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। इनके दो एलिमेंट्स, इसको अगर मैं a कंसीडर करूं और इसको मैं कंसीडर करूं b, फर्स्ट करेंगे ये हमारे पास a है और ये क्या है, b है। इसमें हमारे पास पहला एलिमेंट जो है वो a होगा और तीसरा एलिमेंट जो है वो b होगा। मैथमेटिकली हम इसको मैथ में ऐसे यूज कर लें, इसलिए मैंने a प्लस b लिखा है इसको। चलिए यहां पर हम फाइंड करते हैं एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम कैसे आएगा भाई, स्ट्रोंशियम हमारे पास आएगा कैल्शियम का एटॉमिक वेट प्लस बेरियम का एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 2। कैल्शियम को क्या होता है, 40 होता है। बेरियम को क्या लिखा हुआ है, 137 लिखा हुआ है डिवाइड बाय 2। और ये हमारे पास कितना आता है, 177 आता है, 177 बाय 2। और ये हमारे पास आएगा 88.5। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो क्या है 88 है और यहाँ पर क्या आ रहा है 88.5 आ रहा है। और भाई डोब्राइनर ने जो ट्राइहेड्स बनाए थे उसके मुताबिक ये है कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट यानी कि सेंट्रल एलिमेंट या मिडिल एलिमेंट जो है इसका एटॉमिक मास जो है वो नियरली इक्वल हो सकता है या एग्जैक्टली इक्वल हो सकता है। इनके वो नियरली इक्वल भी हो सकता है, एग्जैक्टली इक्वल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली इक्वल, बस ये नियरली इक्वल है तो इसलिए ये क्या हो गया, ठीक हो गया। चलिए एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। इसको आपने खुद करना है, कोई वैल्यूज पुट करनी है जो ट्राइहेड्स के मुताबिक हो, इनके फॉलो करें इसको। दूसरी एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाली। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका तो आपको पता है 35.5 है और आयोडीन का हमारे पास क्या होता है 127 होता है। इसका हमारे पास क्या होता है 80 होता है। अब देखिए बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास एक ट्राइहेड है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है इन तीनों की, तो इसलिए इनका एक ग्रुप बन गया जिसको क्या बोल रहे हैं, ट्राइहेड कह रहे हैं। अब दूसरी जो शर्त है वो ये है कि मिडिल एलिमेंट जो है, ये जो मिडिल एलिमेंट है, इस मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो है वो या तो एग्जैक्टली बराबर हो जाए या फिर नियरली इक्वल हो जाए किसके, इन दोनों के एटॉमिक वेट के अरिथमेटिक मीन के। यानी कि एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन जो है ये हमारे पास इक्वल हो जाए किसके, क्लोरीन प्लस आयोडीन, एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक वेट ऑफ आयोडीन डिवाइड बाय 2। क्लोरीन का कितना है हमारे पास 35.5 है
आयोडीन का कितना है 127 है, डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 162.5 डिवाइड बाई 2। अब ये किसके इक्वल आता है, ये आता है 81.5। अब फिर से आप सोचेंगे सर यहाँ पर तो 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर फिर से 81.5 आ गया, ये क्या मसला है इधर। तो बेटा 81.5 ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 80, यानी कि ये 80 के क्लोज है। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। जो बाकी दो एलिमेंट्स हैं, अगर आप उनका अरिथमेटिक, अगर उनके एटॉमिक मासेस का आप अरिथमेटिक मीन लेंगे तो वो नियरली इक्वल हो सकता है या इक्वल हो सकता है। इसके बाद चलिए थोड़ा सा इसकी थ्योरी के साथ देख लेते हैं, लिखना स्टार्ट करें। डोब्राइनर था कौन, JW डोब्राइनर जो है ये था कौन, ये जर्मन केमिस्ट था। JW डोब्राइनर जो है ना, ये जर्मन केमिस्ट था। और इसके बाद इसने क्या किया, ही अरेंज द नाउन एलिमेंट्स having properties are similar to each other, जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मैच करती थी। He arranged the noun elements having properties are similar to each other into the group of 3 जिनके उस वक्त जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, इसने उनको, यानी इसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, ठीक है ना, यानी एक ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स को इसने अरेंज कर दिया। इन दिस वे एटॉमिक मास of the middle element, middle means central element, is arithmetic means, मैं इसको ये लिख रहा हूं, arithmetic mean of atomic masses of other 2 elements। क्योंकि एक ग्रुप के अंदर इसने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, एक का आपने निकालना है तो बाकी क्या बचेंगे, 2 बच जाएंगे। समझ आ गई, यहां तक आप इसको देख लें। अब हम कुछ बात करेंगे इसके जो ड्रॉबैक्स हैं उनके ऊपर। डिफेक्ट के ऊपर। अब देखिए बेटा, डिफेक्ट जो है इसके, पहली बात तो ये है कि कुछ एलिमेंट्स, या आप ये कह सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, लेकिन लॉ ऑफ ट्राइएड जो इसने लॉ दिया है, यानी कि मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो बाकी 2 एलिमेंट के अरिथमेटिक मीन के एटॉमिक मासेस के बराबर हो जाए, ये एप्लीकेबल नहीं होता। देखिए जरा, आपको पहले एग्जांपल वो करवा देता हूं कि अगर आप ले लें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसका AT होता है, पता है आपको 35.5 होता है, इसका कितना होता है 19 होता है। बेटा जब आप इसको इसमें से क्लोरीन का निकालेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन निकालेंगे तो क्या होगा, फ्लोरीन प्लस ब्रोमीन, इसका एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 2, तो फ्लोरीन का कितना है 19 है, प्लस ब्रोमीन का कितना है 80 है, बाय 2, तो ये आपके पास आंसर क्या आता है,
आपके पास आंसर आएगा 99 डिवाइड बाय 2 और ये आपके पास फिर आगे हल हो जाएगा 49.5। अब देखिए बेटे 49.5 आ रहा है और इधर हमारे पास क्या है 35.5 है। अब ना ये एग्जैक्टली इक्वल है और ना ही ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि ये लॉ जो है ये इस ग्रुप पर वैलिड नहीं है, इस ग्रुप पर एप्लीकेबल नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं दिस लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल या दिस कॉन्सेप्ट was not applicable on some similar families। देखना एक ही फैमिली फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक ही फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के तो ये ठीक है वेरीफाई हो जाता है, जब फ्लोरीन की बात है तो ये वेरीफाई नहीं होता। तो इसका ये एक पहला डिफेक्ट है। और इसका जो दूसरा डिफेक्ट है वो ये है बाय दिस मेथड वी कैन नॉट या बाय दिस मेथड ही कैन नॉट अरेंज ऑल द नाउन एलिमेंट्स। ये दिस कंसेप्ट या बाय दिस कंसेप्ट बाय दिस कंसेप्ट all noun elements cannot be arranged, वो अरेंज नहीं हो सकते थे जिस तरह ये है। तो ये था बेटा JW डोब्राइनर जिसने एलिमेंट्स को जिसने तीन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल ग्रुप बनाए जिनको हमने ट्राइएड कहा, इन ग्रुप्स को ट्राइएड कहते हैं और इसमें कोई डिफेक्ट है ये भी हमने डिस्कस किए। इसके बाद जो नेक्स्ट केमिस्ट है वो है न्यूलैंड। न्यूलैंड बेटे न्यू का मतलब है नई, लैंड का मतलब है जमीन। ख्याल करना ऐसा नहीं है भाई, न्यूलैंड्स ये केमिस्ट है। हाँ अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि इसको म्यूजिक का बड़ा शौक था, पता कि इसने सुर भी सीख लिए थे। वो जिस तरह होता है ना डो रे मी फा सो ला टी, ख्याल करना आप सब अब सुनना सीखने लग जाए ना, डो रे मी फा सो ला टी। अब देखिए बेटा ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7। अब इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे फिर से आ जाएगा डो, देखो ना फिर से क्या आएगा डो रे मी, इनके डो आएगा। अब ये हमारे पास क्या है 8th है। अगर आप गौर करें तो पहला और ये जो 8वां है, ठीक है ना, इसकी आवाज है ये, आप ये कह सकते हैं ये सेम है। तो इसने देखा कि जिस तरह ये इसमें पहला और 8वां सेम आता है, आप इसको दूसरे रंग में भी लिख सकते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। इसमें भी अगर आप देखें तो ये जो पहला नोड है और इधर हमारे पास 8वां नोड है, ये सिमिलर है। तो इसने इसी चीज को बेस बनाकर एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। और कैसे अरेंज किया इसको जरा देखते हैं। देखो लिथियम है, लिथियम के बाद हमारे पास क्या आता है, बेरिलियम आता है, फिर बोरान आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है। आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि नोबल गैसेस उस वक्त डिस्कवर नहीं हुई थी। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, सोडियम, फिर मैग्नीशियम और बोरान के नीचे क्या होता है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसके बाद क्या होता है पोटेशियम और यहां तक क्या है कैल्शियम। इसके आगे मैंने नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है बेटे, इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि इससे आगे जो है ना
ये जो मेटलीफ ने ला दिया था, जिसको आप न्यूलैंड्स ने जो ला दिया था, जिसको आप लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहते हैं, जिनके 8 वाला जो कानून है ये कहते हैं, ये एप्लीकेबल होता ही नहीं है। ये जस्ट कैल्शियम का ही ट्रू है, इससे आगे वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, तो इसलिए आगे लिखने की जरूरत भी इसको नहीं है। तो देखिए जरा समझते हैं। पहली बात तो ये है, इसने कैसे अरेंज किया। न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया। इसने ये कहा कि अगर एलिमेंट्स को, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बिना पर अरेंज किया जाए तो हर पहले और 8वें एलिमेंट्स की खसूसियात में ममासलत पाई जाती है। इनके हर पहला और 8वां एलिमेंट जो है, इसकी खसूसियात आपस में मैच कर जाती है। कैसे करती है देखें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। लिथियम सोडियम, इसकी खसूसियात इसके साथ क्या कर जाती है, मैच कर जाती है। अगर बेटा मैं इसको 1 मान के चलूं, फर्स्ट को ये मानना है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8, फिर ये 8 हो जाएगा, तो इसकी खसूसियात में क्या हो जाएगी, मुमासलत आ जाएगी, ये मैच कर जाएंगे। इसी तरह बेटे अगर मैं इसको 1 मान के चलूं, तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 हो जाता है। तो फिर मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो प्रॉपर्टीज हैं, इनमें मैचिंग हो जाती है। अगर आप गौर करें तो यहां पर मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट, इनकी खसूसियात आपस में मैच कर जाती है। यही न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स ने ये कहा कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बिना पर अरेंज किया जाए तो हर पहले और 8वें एलिमेंट की खसूसियात आपस में मैच कर जाती हैं, और इसी को उसने नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। तो चलें इसकी जरा थ्योरी स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखनी है आपने। न्यूलैंड्स ने क्या किया, he proposed a law, एक लॉ प्रपोज किया इसने, known as ऑक्टेव्स लॉ, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, ऑक्टेव लॉ से जानते हैं, या इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहते हैं। ऑक्टा का मतलब होता है 8, ऑक्टेव लॉ। अब इसकी थोड़ा सा आगे इसको लिखते हैं हम। न्यूलैंड अरेंज द नाउन एलिमेंट्स in increasing order of their atomic masses। न्यूलैंड ने उस वक्त मौजूद एलिमेंट्स को उनके बढ़ते एटॉमिक मास की बिना पर अरेंज किया। इन दिस वे, इस तरह, every properties of every first element resemble लिखें या सिमिलर लिखें, resemble with 8th एलिमेंट। इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, और इसके मुताबिक क्या था कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बिना पर अरेंज किया जाए तो हर पहले और 8वें एलिमेंट की खसूसियात में मुमासलत पाई जाती है। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे इसके ड्रॉबैक्स की। इसमें भी ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि इसमें तो फेल होना ही था, इसकी बुनियाद में म्यूजिकल थे। ड्रॉबैक्स, तो पहला इसका ड्रॉबैक ये बेटा, दिस कॉन्सेप्ट applicable
ओनली अप टू कैल्शियम। ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एलिमेंट्स को अरेंज कर सकता था इस लॉ के मुताबिक। दिस लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल, दिस लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल नॉन एलिमेंट्स। क्योंकि फिर ऐसा नहीं, अगर ये मजीद अरेंज करता तो फिर ऐसा नहीं होता कि पहले और आखिरी एलिमेंट जो है, पहला और आठवां एलिमेंट जो उसकी सूरत में मौजूद पाए, फिर ऐसा नहीं हो सकता था, तो इसलिए ये फेल हो गया। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कैल्शियम तक तो ठीक है, वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि कैल्शियम का हमारे पास एटॉमिक वेट क्या होता है, 40 होता है। आप इसको कह सकते हैं कि लाइटर वेट, और इससे जो इबाब है जिनके लिए एप्लीकेबल नहीं था, वो हमारे पास क्या थे, हाईएस्ट वेट वाले, जिनके उनका वेट जो है वो 40 से ज्यादा था। अगर वेट 40 तक होता फिर तो ठीक था, ये एप्लीकेबल था। अगर 40 से वेट बढ़ जाएगा तो फिर ये लॉ भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो इस तरह ये थे न्यूलैंड के नकाइस, या आप इसको डिफेक्ट कह सकते हैं। तो बेटा आपने कमेंट्स में आकर जो छोटे छोटे सवाल आए, छोटे मोटे मैंने आपको बताए हुए हैं, उनके आपने आंसर देने आपने खुद कहा था। तो देखें आज पहला टॉपिक है आसान तरीन क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। पहले आपने ये बताना है कि ग्रुप्स कितने हैं मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर, फिर आपने बताना है पीरियड कितने हैं। इसके बाद आपने ये बताना है कि न्यूलैंड जो है ये कौन से एलिमेंट तक वैलिड है, ये आपने बताना है। फिर आपने ये बताना है कि वो जो मैंने आपको डोबराइनर वाले एग्जांपल दिए हैं ABCDEF वाले, उसमें से आपने खुद कोई चीज़ फर्ज करनी है और मिड वाला एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक वेट आपने निकाल कर मुझे बताना है। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट एक चीज़ जो हमारी रहती है वो है आखिरकार पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पेश है। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ भी चुका है, एग्जाम के अंदर आता भी है, लाजमी है, इंपॉर्टेंट है। आखिरकार पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पेश आती है, या इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये भी आप कह सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस। बेटा पहले भी आपको बता चुका हूँ, पीरियोडिक मींस ये जो प्रॉपर्टीज का रिपीट होना होता है आफ्टर इंटरवल्स, और टेबल आप लोग जानते हैं चार्ट वगैरह। तो बेटा आप ये कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन अ सिस्टमैटिक वे। पीरियोडिक टेबल जो है बेटा ये प्रोवाइड करती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, रास्ता प्रोवाइड करती है। किसके लिए रास्ता प्रोवाइड करती है? टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट की खसूसियात को समझने के लिए इन सिस्टमैटिक वे, बड़े आसान तरीके से। इंशाअल्लाह आप इसको सही तरह से प्रिपेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।